बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर्रहमान सिद्दीकी। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब 2 रोज़ कबल हॉस्पिटल से, शौकत खानम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और इसके बाद उन्होंने कौम से ख़ताब किया, जिसमें उन्होंने अपने अज़्म हौसले को दोबारा दोहराया और कौम से ज़रूरी बातें की कि आगे क्या करना है, और दोबारा अनाउंस किया कि जनाब वहीं से ही लॉन्ग मार्च शुरू होगा जहां से ख़त्म हुआ था। और कल जो लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक बुध से वज़ीराबाद से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा। इमरान खान साहब को मैं काफ़ी अरसे से मैं भी यही समझ रहा था कि इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ मकबूल तरीन लीडर नहीं है, बल्कि इनकी हैसियत सुप्रीम लीडर की हो गई है, जो एक नज़रिए के तहत पाकिस्तान को उन तमाम माफिया से जान छुड़ाना चाहते हैं, उस पाकिस्तान को उनकी कैद से निकालना चाहते हैं जिन्होंने 75 सालों में 75 साल पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम को ग़ुलाम रखा है। ये चंद हज़ार लोग हैं जो अपने मफादात के लिए आपके मफादात को कुर्बान करते हैं, विद इन स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। तो इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। बिल्कुल इमरान खान साहब एक सुप्रीम लीडर की इस वक्त उनको हैसियत हासिल है। मैं समझता हूँ इमाम ख़ुमैनी ने जब ईरान में इनकलाब लाया तो वह फ़्रांस में बैठे हुए थे, लेकिन उनके नज़रियात घर घर, गांव गांव, हर फैमिली में पहुँच चुके थे, और जब वो तशरीफ़ लेकर आए ईरान में तो तमाम चीज़ें तब्दील हो गई। इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब के अगेंस्ट, जिस तरह उन्होंने 2011 में यही कहा था कि जनाब मैं जब जिद्दोजहद करूंगा, ये आपस में जो लड़ते फिरते नज़र आते हैं ये सारे एक हो जाएंगे, और ये जिस तरह 5 उंगलियां हैं ये सारे इकट्ठे होकर ये मुक्का बना लेंगे। बिल्कुल जो 9 अप्रैल में इम्पोर्टेड हुकूमत रिजीम चेंज की साजिश के तहत पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत की गई, तो अवाम पे अब ये सारा आया हो गया कि ये सारे इम्पोर्टेड माफिया, ये चोर, लुटेरे, डाकू, गद्दार, ये चाहे सियासत में हैं या किसी और शोबे से हैं, इनके मफादात एक हैं, ये इकट्ठे हो गए हैं। अब इनका मुकाबला ये लोग इमरान खान का कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि 3/4 इस वक्त तमाम पोल के मुताबिक 80-90% इमरान खान की मकबूलियत है पाकिस्तानी अवाम में। अब इन्होंने हर हरबे इस्तेमाल कर लिए, इन्होंने डिसक्वालीफाई करने की कोशिश की, इन्होंने ना हल करवाने की कोशिश की, FIRs करवा दी, इवन के 780 की FIRs करवा दी, लेकिन ये अपने मकासद में अब हासिल नहीं कर पाए। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इमरान खान को मंजर आम से हटा दिया जाए, और इमरान खान साहब ने माजी में वाज़े तौर पे बहुत सी चीज़ें इशारे कराए और बताया कि जनाब मेरे असैसिनेशन का इन्होंने प्लान कर लिया है। और फिर जो असैसिनेशन का उन्होंने प्लान देना था वो यही दिया गया था कि इनको जो है कोई मजहबी जुनूनियत के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने फ़लाना जगह फ़लाना बात की, हालांकि इमरान खान साहब ने इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में किया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद किया, और तौहीन रिसालत के हवाले से पूरी वेस्टर्न सोसाइटी को बताया कि जो आपका ये लाएमल है वो ठीक नहीं है। इमरान खान साहब की जिद्दोजहद की तो बहुत बड़ी कहानी है, रहमतुल्लिल आलमीन। इन्होंने अथॉरिटी बनाई, अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई, और पंजाब में और केपी में इस्लामिक हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। एजुकेशन स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी करार दिया। एक लंबी तफसील है जिसको हम अनदर किसी और व्लॉग में कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब की इतनी जिद्दोजहद के बावजूद इन्होंने वाज़े तौर पे एक प्लान किया और उसको प्लान पे अमल करते रहे। आपको याद होगा कि तकरीबन 2 महीने कबल जावेद लतीफ़ ने भी और मरियम औरंगज़ेब ने एक कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसी तरह मज़हब के हवाले से बातें की और इश्तियाल अंगेज़ी की कोशिश की। और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद रीजन के, अली नवाज़ अवान, वो उनको मैंने ही FIR जो है उनके कहने पे लिखी, और फिर हम मिल के थाना सेक्रेटेरिएट गए, लेकिन उस पर FIR भी नहीं हुई। तो ये एक पूरी साजिश है जिसमें वाज़े तौर पे इमरान खान साहब ने बता दिया कि इसमें 3 शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर ये इन्वॉल्व है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब FIR के हवाले से तो बच्चे को मालूम है, ये बड़ी हैरत की बात है कि आज 6ठा दिन है,
3 नवंबर का वाक़या है और आज 8 नवंबर है, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में बेंच नंबर 1 में मौजूद था, जहां पर आज़म खान स्वाति साहब का मैटर भी डिस्कस हुआ, तो इन्हें अदालत इमरान खान साहब का जो केस है वो भी डिस्कस हुआ और ये भी केस एफआईआर के हवाले से आया। तो मैं उस वक्त भी बड़ा डाउटफुल था कि चीफ़ साहब ने जब ये कहा कि जनाब, उन्होंने कहा कि जनाब इनकी जो दरख्वास्त है वो मौजूद है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान पंजाब हमें नहीं करने दे रही। तो चीफ़ साहब ने कहा कि आप अपनी मुद्दत में कर लें। ये बड़ी हैरतनाक बात थी। चीफ़ साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। कंप्लेनेंट ये उस सूरत में होता है कि अगर कोई कंप्लेनेंट ना आ रहा हो तो स्टेट जो है वो अपनी मुद्दत में एफआईआर के दर्ज कर सकती है। जब कंप्लेनेंट मौजूद है, एफआईआर के लिए दरख्वास्त दी गई है, तो वही अल्फाज, एक लफ्ज़ भी आप चेंज नहीं कर सकते। ये कानून है, 154 की कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अब इतला ये हुई है कि कल जो है आईजी साहब ने पुलिस की मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज की है, जो बड़ी अफसोसनाक भी है और मज़ाक़ खेज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, कोई पाकिस्तानी इसको तस्लीम नहीं करेगा और वही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो कि ज़ुबैर न्याज़ी साहब ने दरख्वास्त दी है। अब इस हवाले से मैं फ़र्दर ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि किसी भी शख्स को या इदारे या अफसर पर इल्ज़ामात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जनाब बयान है DGISPR का। ये DGISPR का बयान गैर आइनी और गैर कानूनी है और ये समझो एक खुल्लम खुल्ला धमकी है 22 करोड़ आवाम को कि जनाब हम जो हैं इमैकुलेट हैं और हम जो हैं अबव द लॉ हैं और हमारा एक भी कोई फ़र्द वो जुर्म कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल अननेचुरल है। हम सब इंसान हैं। हर इदारे में बेशुमार इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, प्रोविंशियल इदारे काम कर रहे हैं, फेडरेशन इदारे काम कर रहे हैं। उसमें लोग जुर्म करते हैं, रॉन्ग डू करते हैं, दे आर रॉन्ग डूअर। जब रॉन्ग डूअर होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है। जिसे असद उमर साहब ने कहा कि जनाब अगर आप लोग जो है ना इस सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट है तो कोर्ट मार्शल आप में किस में होता है। यानी कि आपके कोई फ़ौजी मुलाजमीन या अफसरान जब गलत करते हैं तो आप उनको कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई करते हैं और उसके बाद उनको सज़ा भी देते हैं। अब क्रिमिनल केस में क्या होता है? क्रिमिनल केस में अगर कोई फ़र्द वो कहे कि फ़लाना अफसर या फ़लाना मुलाजिम, फ़लाना सिपाही इस केस में, इस जुर्म में इन्वॉल्व है, तो एफआईआर थाने में दर्ज होगी और फिर एफआईआर थाने के दर्ज होने के बाद उस अफसर को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिजेंटमेंट हो रही है, रेजिस्टेंस हो रही है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। मैं बहैसियत पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी बार बार हमारे जो लोग हैं, ये सियासतदान हैं, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि जनाब इदारे को हम बिल्कुल मजबूत रखेंगे, हमारा ये इदारा बहुत ये है। मैं अर्ज़ कर दूँ, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ 3 इदारे हैं। वो है पार्लियामेंट, वो है मुकन्ना और वो है जुडिशरी। इसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो इदारे नहीं हैं, वो इदारों के तहत काम करते हैं। मिसाल के तौर पर इंतज़ामिया है, एक प्रोविंशियल इंतज़ामिया है जिसे हुकूमत कहते हैं, सूबाई हुकूमत। एक है फेडरेशन इंतज़ामिया जिसको कहते हैं वफाकी हुकूमत। उसके तहत मिनिस्ट्रीज़ हैं और मिनिस्ट्रीज़ के तहत कई डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। अब ये जो है पाक फ़ौज, ये भी 3 इसके डिपार्टमेंट्स हैं, पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स। और ये एक मिनिस्ट्री के तहत काम करते हैं और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, इसमें कई इसके नीचे इदारे काम करते हैं। FIA भी इसके नीचे काम करता है, IB भी करते हैं, इसमें FC भी करते हैं। इस तरह कई इदारे हैं। इस तरह पाक फ़ौज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इस तरह के कई इदारे काम कर रहे हैं। तो इसको इदारा नहीं है, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट है और ये मिनिस्ट्री के तहत काम करते हैं। मैं हैरान हूँ, जब 22वें ग्रेड के ऑफिसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, किसी ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, तो फ़ौजी अफसरान या फ़ौजी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं हो सकता है? वो 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड के मुलाजमीन हैं। कानून और आइन हमारा इजाज़त देता है
हमारा आइन इस्लामिक आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदालत में जाके अपने कपड़े के बारे में बता सकते हैं, जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि जनाब ये मेरे बेटे ने दिया था, या हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदालत में पेश के अपने ज़रा के बारे में बता सकते हैं, तो फिर आइन के तहत नो बॉडी इज़ अबव द लॉ, ऑल आर सब्जेक्ट टू लॉ। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह ज़्यादती है और इसकी कंडेम करते हैं। बिल्कुल हू बहू FIR दर्ज होनी चाहिए जो कि दरख्वास्त दी गई है। अब जो आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अर्ज़ कर दूं, पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है। पाकिस्तानी अवाम का जो डर और खौफ था वो ख़त्म हो चुका है। अभी 29 अप्रैल के बाद और ख़ासकर 25 मई के बाद जो वाक़यात हुए हैं उससे सारों को अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जितनी भी रेजिस्टेंस करेंगे उससे नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानी अवाम का होगा। और आप जो चंद अफराद हैं वो पाक फ़ौज नहीं है, वो आप मुलाजमीन हैं पाक फ़ौज के। आप चंद अफराद जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो आप पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाक फ़ौज को नुकसान पहुँचा रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम का नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब हम डरने वाले नहीं हैं। इमरान रियाज का वाक़या आपने जिस तरह किया, गैर इंसानी सलूक किया और गैर आइनी काम किया, वो नहीं डरे। जमीन फारूकी को आपने उठाया, पर्चा किया, मारा, बेलिबास किया, वो नहीं डरे। अयाज़ अमीर को आपने पकड़ा, उनको ज़ोतकोब किया, मारा, वो नहीं डरे। शहबाज गिल का वाक़या देख ले, वो भी नहीं डरे। आज़म खान सवाती का वाक़या देख लें, वो भी नहीं डरे। अब अवाम नहीं डरेगी, अवाम हक़ के लिए खड़ी हो चुकी है। आज़म सवाती साहब का वीडियो का मैं मुख्तसर था कि टाइम कम लूँ, मैं मुख्तसर था। आज़म सवाती साहब के वीडियो का मामला जो है वो सारा क्लियर है। इंतहाई घिनौना वाक़या हुआ है। कल इसकी पेशी भी थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं वहाँ पर मौजूद था। मुख्तसर ये कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पहले ह्यूमन राइट्स सेल जो DG हैं वो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन कर ले और उसके बाद हम समझेंगे कि सब्सटेंस इतना मौजूद है तो फिर हम उसको सुमोटो में कन्वर्ट करेंगे अंडर आर्टिकल 184(3). इसी तरह शहीद अरशद शरीफ साहब की वालदा ने भी दरख्वास्त दी हुई है, रिफ़ा तारा साहिबा ने, और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन DG ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट वो कर रहे हैं। जब सब्सटेंस इकट्ठे हो जाएंगे, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब इस पर भी डिसाइड करेंगे कि इस पर सुमोटो लेना है या नहीं लेना। ऑडियो लीक्स के हवाले से वाज़े तौर पे देखिए, ये स्टेट है, हर जगह अब ये किसी की इज़्ज़त जो है वो महफूज ही नहीं रही है। चादर और चार दीवारी की तक़द्दुस की जो पामाली जिस तरह की जा रही है और जिस ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स आ रही हैं, ये इस पर पूरा व्लॉग किया जा सकता है। लेकिन मुख्तसर ये है कि इसमें हमारी एजेंसीज़ यकीनी तौर पे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इनकी एक्सेस हर जगह होती है। और अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये जो है ना ओमिशन में है, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है कि जो स्टेट के इदारे हैं, चाहे पार्लियामेंट लॉजेस हैं या जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, हाउस है, सदर हाउस है, ये सारी चीज़ें, अगर वहाँ से कोई ऑडियो लीक हो रही हैं या वीडियो लीक हो रही हैं तो ये इनकी सिक्योरिटी लूप है, इन्होंने नेग्लिजेंस की है या क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके बगैर हो नहीं सकता, तो दे आर एक्टिव इन्वॉल्व, ये भी काबिल मज़म्मत है। मैं आखिर में ये कहूँगा, फहमिदा रियाज की एक शायरी है जो कि रेलेवेंट है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये वक्त फिर नहीं आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।